नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए कविता धिंगड़ा और आज हम बात करेंगे कैश ट्रांजैक्शन से रिलेटेड टॉपिक पर। यानी कि कितनी कैश ट्रांजैक्शंस एक बिजनेसमैन को अलाउड है अपने बिजनेस के अंदर करना। सबसे पहले जो शुरुआत है वो हम करेंगे सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 से। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 आप 10,000 से ज़्यादा पेमेंट नहीं कर सकते टू अ सिंगल पर्सन इन अ सिंगल डे। यानी एक सिंगल डे के अंदर अगर आपने किसी भी पर्सन को 10,000 से ज़्यादा पे किया तो वो जो है खर्चा आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल किसी भी पर्सन को आपने 25,000 रुपीज़ पे करने थे, एक सिंगल डे में आपने उसको 25,000 इन कैश पे कर दिए उसी सिंगल पर्सन को, तो वो 25,000 का खर्चा आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। अब इसके अंदर क्या चीज़ आती थी, जैसे हम लोग मर्केंटाइल बेसिस पर अपने जो अकाउंट्स हैं वो मेंटेन करते हैं, तो लोग क्या करते थे, जैसे 19-20 के अंदर उस 25,000 का खर्चा क्लेम कर लिया और वो ड्यू खड़े दिखा दिए कि पैसे भी देने हैं, और नेक्स्ट ईयर क्या किया, उस 25,000 को पे कर दिया। अब यहाँ बात क्या आई कि एक्सपेंडिचर तो जी पिछले साल में हम क्लेम कर ही चुके हैं, अब इस साल में थोड़ी एक्सपेंडिचर दिखाने थे, इस साल में हमने उस खर्चे को पे कर दिया। तो यहाँ पर हमारे ऊपर कौन सा सेक्शन स्ट्राइक हो जाता है, सेक्शन 40A सबसेक्शन 3A। तो सेक्शन 40A सबसेक्शन 3A क्या कहता है कि अगर पिछले साल का खर्चा आप इस साल में पे करेंगे तो क्या होगा, वो खर्चा जो था वो आपकी इनकम, वो जो पैसा आपने पे किया वो आपकी इनकम मान लिया जाएगा। यानी वो 25,000 अब आप खर्चा तो क्लेम करने नहीं वाले थे, अब हम आपकी इनकम में ऐड कर देंगे, क्योंकि खर्चा आपने पिछले साल क्लेम कर लिया था लेकिन इस साल आपने पेमेंट जो है उसकी उससे कैश से कर दी। ठीक है जी, तो वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। एक चीज़ और इसमें ध्यान रखने वाली बात है, क्रॉस चेक जो है, क्रॉस चेक या क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट, वो भी कैश के तरीके से ही आप लोग ट्रीट करके चलेंगे। जो अकाउंट पे ही चेक है, अकाउंट पे ही डिमांड ड्राफ्ट है या अदर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग मोड जो हो गए, वो आपको अलाउड है। क्रॉस चेक और क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट की अगर बात करें तो वो भी हमारे पास एक तरीके से कैश के तौर पर ही ट्रीट किया जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे सेक्शन 40A सबसेक्शन 4 की तरफ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40A सबसेक्शन 4 हम लोग किसी भी पर्सन को फोर्स नहीं कर सकते कि वो हमें कैश के अंदर पेमेंट दे, कि मैं कैश में ही पेमेंट लूँगा, मैं अदर देन कैश पेमेंट नहीं लूँगा। लीगली ये चीज़ डिसअलाउड की गई है इस सेक्शन के अंदर। आप किसी भी पर्सन को फोर्स नहीं कर सकते कि वो आपको कैश के अंदर ही पेमेंट दे। ठीक है जी, इसके बाद हम बात करेंगे फिक्स्ड एसेट्स के बारे में। फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड भी एक चीज़ जो है पीजीबीपी के चैप्टर के अंदर डाली गई है। एज पर सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 अगर हम बात करें, इसके अंदर सेक्शन 43 के अंदर आता क्या है, सबसे पहले डेफिनेशंस आती हैं। डेफिनेशंस किससे रिलेटेड, पीजीबीपी से रिलेटेड, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड। तो इसके अंदर सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 में जो डेफिनेशन है वो एक्चुअल कॉस्ट की डेफिनेशन है। एक्चुअल कॉस्ट किसकी, कैपिटल एसेट्स की। तो इसके अंदर क्या लिखा गया है कि अगर किसी भी कैपिटल एसेट के अगेंस्ट आपने 20,000 से ज़्यादा कैश पे कर दिया, किसी भी कैपिटल एसेट के अगेंस्ट आपने 20,000 से ज़्यादा कैश पे कर दिया, तो वो कैश क्या है, आपकी एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट ही नहीं बनेगा। यानी अगर आपने किसी भी कैपिटल एसेट के अगेंस्ट 2 लाख रुपए कैश दे दिए और कैपिटल एसेट थी 4.5 लाख की, तो वो 2 लाख जो हैं उस कैपिटल एसेट का पार्ट ही नहीं बनेंगे। आपकी कैपिटल एसेट की वैल्यू कितनी मानी जाएगी, 4.5 लाख माइनस 2 लाख, यानी 2.5 लाख ही वैल्यू मानी जाएगी उसकी। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपको। अब हम आगे बढ़ेंगे। नाउ वी आर मूविंग टू सेक्शन 44AD। अगर सेक्शन 44AD को हम देखें तो उसके ऊपर ये जो सेक्शंस थे, सेक्शन 40A सबसेक्शन 3, सेक्शन 40A सबसेक्शन 3A, सेक्शन 40A सबसेक्शन 4 और सेक्शन 43 सबसेक्शन 1, ये अप्लाई नहीं होगा। रीज़न बीइंग, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है सेक्शन 44AD के अंदर, सेक्शन 44AD1 की अगर बात करें तो उसमें साफ साफ लिखा है दैट नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 28 to 43C। यानी 28 सेक्शन से लेकर 43C तक जो भी लिखा गया है हम उसको कंप्लाई नहीं करते। उसके बावजूद अगर आप 8% 6% के रेट से अपनी इनकम दिखाएंगे एंड ऑल, ठीक है जी, यानी कि अगर हम 44AD, 44AE, 44AF, 44ADA की बात करें तो सभी की लैंग्वेज बिल्कुल सेम है। यानी उसके अंदर जो हम अपनी इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं, अगर उस प्रोविज़न के अकॉर्डिंग इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं तो हमें सेक्शन 28 से लेकर सेक्शन 43C तक किसी भी सेक्शन को फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्लियर एवरीवन? ठीक है जी।
नेक्स्ट वन, अगर हम बात करें इसके बाद सेक्शन 44AB की बात करेंगे। तो सेक्शन 44AB कहता क्या है? सेक्शन 44AB कहता है कि अगर, सबसे पहले तो ये टैक्स ऑडिट के बारे में बात करता है, जैसा कि हम सबको पता है, और इसके अंदर एक हमें बेनिफिट दिया गया है। फिलहाल बेनिफिट क्या है कि अगर हम सेक्शन 44AB में हमें साफ साफ दिया गया है कि अगर हमारी जो टोटल पेमेंट्स हैं वो जो हमारी कैश पेमेंट्स हैं वो लेस देन 5% हैं अगर टोटल पेमेंट से, और जो हमारी रिसिप्ट हैं, कैश रिसिप्ट, वो लेस देन 5% हैं ऑफ टोटल रिसिप्ट के, तो हमें टैक्स ऑडिट जो है वो 10 करोड़ के ऊपर करवानी है। यानी वहाँ पे टैक्स ऑडिट की लिमिट कितनी हो जाएगी? 10 करोड़ रुपीज़। ठीक है जी। हाँ, एक चीज़ इसमें और ध्यान रखिएगा, जो मैंने बात की वो सिर्फ रिसिप्ट की या पेमेंट की बात नहीं की। मैंने क्या बोला? टोटल पेमेंट के लेस देन 5%। यानी टोटल पेमेंट में क्या आ जाएगा? चाहे आपने वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर किए हो, चाहे वो आपने अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर की हो, यानी किसी भी तरीके की XYZ पेमेंट की हो। यहाँ हमें कैश पेमेंट से मतलब है, टोटल पेमेंट से मतलब है, जस्ट रिवेन्यू पेमेंट से या फिर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से या फिर एक ग्रॉस रिसीट से कोई मतलब नहीं है। यानी टोटल पेमेंट का अगर 5% से कम आपने कैश में दिया हो और टोटल रिसीट्स का 5% से कम आपने कैश में रिसीव किया हो, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? आपके लिए टैक्स ऑडिट की लिमिट 10 करोड़ हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये हमारे पास सेक्शन 44AB में बेनिफिट दिया है गवर्नमेंट ने कि अगर आपके पास इस तरीके से कोई सिचुएशन है तो उसमें आपको 10 करोड़ की लिमिट लगेगी टैक्स ऑडिट के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डिडक्शन से रिलेटेड कुछ एक सेक्शंस के बारे में, जहां हमारे पास कैश ट्रांजैक्शंस पे ये लिमिट लगती है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको पीछे और बताना भूल गई, मैं अभी उस चीज़ को कवर करना चाहूँगी। जो मैंने आपको 10,000 की लिमिट बताई थी, वो 10,000 की लिमिट अदर पर्सनस के लिए है, लेकिन इन केस ऑफ दैट पर्सनस हु आर रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रांसपोर्टेशन और हायरिंग वायरिंग का काम करते हैं, उन सब लोगों के लिए जो लिमिट है ये 35,000 रुपीज़ की है। उनके लिए ये लिमिट 10,000 की नहीं है। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिडक्शन से रिलेटेड सेक्शंस के बारे में। डिडक्शन से रिलेटेड सेक्शन में सबसे पहले हम 80D को उठाएंगे। 80D को हर एक पर्सन ऑलमोस्ट जानता ही है कि 80D में अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लिया और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा अगर आप लोग पे करते हैं अदर देन कैश, तो ही आपको अलाउड होगा। अगर आप इन कैश के अंदर प्रीमियम पे करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो वो डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, उससे रिलेटेड डिडक्शन आप लोग क्लेम नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक चीज़ की इसमें छूट दी हुई है आपको, अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाते हैं तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000 तक आपको इन कैश पे करना अलाउड है। ऑब्वियसली अभी आप अपनी हेल्थ चेकअप के लिए जाएंगे तो हर जगह तो चेक लेके या इलेक्ट्रॉनिक मोड का यूज़ नहीं कर सकते, तो 5,000 तक का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आपको अलाउड है। अदर देन दैट आपको अगर डिडक्शन लेनी है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की, तो ऑब्वियसली आपको उसका पैसा कैसे पे करना पड़ेगा? बाय अदर देन कैश, किसी भी मोड से, बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट या अदर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग मोड जो हो गए पेमेंट करने के, उससे करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं डोनेशंस के सेक्शन की तरफ। डोनेशन के सेक्शन पे बात की जाए तो सबसे पहले 80G की बात करेंगे। अगर हम किसी को डोनेशन देते हैं, हाँ एक चीज़ इसमें और आप ध्यान रखिएगा, जो मैंने वो 10,000 की लिमिट्स बताई थी वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस पर भी अप्लाइड हैं। अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस 10,000 से ज़्यादा पेमेंट करता है तो वो उसकी भी एप्लीकेशन ऑफ मनी नहीं माना जाता। ठीक है जी, एप्लीकेशन ट्रीट नहीं होगा उसका। तो अगर हम डोनेशन, अब 80G पे आते हैं। 80G में हम क्या कर रहे हैं? किसी को डोनेशन दे रहे हैं। मैं चैरिटेबल जो इंस्टीट्यूशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रही, मैं हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दी, मैंने उसको जो डोनेशन दी वो कितनी अलाउड होगी, मैं उस बारे में बात करूँगी। जितनी मैंने डोनेशन दी 2,000, मेरे पास अगर 2,000 तक अगर मैंने उसे डोनेशन दी इन कैश, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसकी डिडक्शन ले सकते हैं। बट अगर 2,000 से ज़्यादा आपने डोनेशन दी है तो वो कंप्लीट डोनेशन जो है वो डिसअलाउड हो जाएगी अगर इन कैश पे की गई तो। बट अदर देन कैश आपने पे की, नो प्रॉब्लम, आप उसकी डिडक्शन ले लेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे 80GG सेक्शन के बारे में। 80GG सेक्शन के अंदर हम जो डोनेशन देते हैं वो डोनेशन किससे रिलेटेड होती है? रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड होती है।
अदर साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड होती है। इसके अंदर भी आप 2000 तक डोनेशन दे सकते हैं, दैट विल बी अलाउड इन कैश। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा डोनेशन देंगे इन कैश तो वो अलाउड नहीं होगी, उसकी डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज़ 80DDB। 80DDB की अगर हम बात करें तो इसमें जो कंपनीज़ हैं, कंपनीज़ डोनेशन देती हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। अगर पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी डोनेशन दी गई, पॉलिटिकल पार्टी को कंपनीज़ या लोकल अथॉरिटी के थ्रू कोई भी डोनेशन दी गई तो 1 रुपया भी उसके अंदर अलाउड नहीं किया जाएगा। यानी आपको कंप्लीट डोनेशन जो है पॉलिटिकल पार्टी को जो देनी है वो अदर देन कैश मोड में ही देनी पड़ेगी। 80GG सेक्शन के अंदर कौन कौन सी पर्सन्स कवर होंगे? एक कंपनी और लोकल अथॉरिटी। अगर किसी पर्सन ने पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दी तो 80GG के अंदर कवर हो जाते हैं। इनके केस में भी 1 रुपया भी अलाउड नहीं होगा। अगर उन्होंने अदर देन कैश मोड में ट्रांजैक्शन की तो ही अलाउड होगा। कैश के अंदर 1 रुपये की भी डोनेशन अलाउड हम नहीं करेंगे। 80G के अंदर 2000 अलाउड थे, 80GG के अंदर 2000 अलाउड थे, GGB के अंदर 1 रुपया भी अलाउड नहीं है इन कैश, 80GG के अंदर 1 रुपया भी कैश अलाउड नहीं है। ठीक है जी। अब एक नया सेक्शन जो हमारे पास आया है कुछ टाइम पहले, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। सेक्शन 194N। सेक्शन 194N हमारे पास क्या है? इसमें सरकार क्या कहती है कि अगर आपने 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा बैंक से विड्रॉ किया तो वो आपके ऊपर TDS लगाएंगे। बैंक वाला आपका क्या करेगा? TDS डिडक्ट करेगा। अब लोग ये कहते हैं जी हमारा पैसा है और बैंक वाले क्या कर रहे हैं? TDS डिडक्ट कर रहे हैं, तो बैंक को ये चीज़ अलाउड नहीं होनी चाहिए। तो सरकार क्या कहती है? सरकार क्या क्लैरिफिकेशन देती है कि ये जो पैसा है ठीक है आपका पैसा है, लेकिन जब हम आपको कैश के थ्रू एक्सपेंडिचर ही पे नहीं करने दे रहे, जब हम चाह रहे हैं कि आप सारा का सारा जो ट्रांजैक्शंस हैं अपनी वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से कीजिए, तो इतना पैसा निकाल के आपको करना क्या है? तो अगर 1 करोड़ से ज़्यादा आपने कैश विड्रॉ किया तो 2% TDS कट जाएगा। लेकिन ये 2% TDS आपका कब कटेगा? ये 2% TDS तब कटेगा जब आपने पिछले 3 साल की रिटर्न्स एज पर सेक्शन 139(1) फाइल की हो। एज पर सेक्शन 139(1) अगर आपने पिछले 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स की रिटर्न फाइल की है, ITR फाइल की है, तो 2% का रेट लगेगा, वो भी 1 करोड़ के ऊपर। लेकिन अगर आपने इस तरीके से रिटर्न फाइल नहीं की, कोई भी एक रिटर्न आपकी मिसिंग है, तो क्या होगा? 20 लाख की लिमिट तक आपके पास 20 लाख की लिमिट तक कोई भी आपके पास TDS नहीं लगेगा। यानी 20 लाख रुपीज़ आप निकाल सकते हो बैंक से। 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक 2% TDS का रेट लगेगा और 2 करोड़ के ऊपर 5% का रेट लगेगा। यानी कि 2 चीज़ें हो गई। फर्स्ट वन, 3 सालों की रिटर्न फाइल की है तो 1 करोड़ के ऊपर जाएंगे, कितना TDS हो गया? 2%। लेकिन अगर रिटर्न नहीं फाइल की गई तो हमारे पास 2 चीज़ें हो गई। 20 लाख की लिमिट तो अलाउड है, 20 लाख से 1 करोड़ तक 2%, 1 करोड़ से ऊपर 5% आपके पास TDS कट जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप सभी को। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेक्शन 269SS, सेक्शन 269T और सेक्शन 269ST के अंदर। ये जो सेक्शंस मैंने आपको बताए, इसमें भी कैश के जो हैं ट्रांजैक्शंस डिसअलाउड की गई हैं। गवर्नमेंट ने उसने कोशिश किया है गवर्नमेंट ने कि हम लोग कम से कम कैश ट्रांजैक्शंस करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है बैंकिंग के थ्रू, अदर क्लियरिंग जो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम जो हो गए उनके थ्रू हम बैंक के थ्रू पेमेंट्स करें। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 269SS के बारे में। सेक्शन 269SS किस चीज़ को लेके कहता है? ये कहता है कि अगर हम किसी भी पर्सन से लोन, डिपॉजिट या अदर स्पेसिफाइड सम लेते हैं, ध्यान से सुनिए, लोन, डिपॉजिट और अदर स्पेसिफाइड सम लेते हैं, तो तीनों का टोटल 20,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर आपने इन कैश 20,000 से ज़्यादा लिया तो आपको इक्वल अमाउंट की पेनल्टी लग जाएगी एज पर सेक्शन 271 सबसेक्शन D। ठीक है जी। तो सॉरी, नोट सबसेक्शन, सेक्शन 271D, यहाँ पे सबसेक्शन नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग इक्वल अमाउंट की पेनल्टी लग जाएगी। जैसे कि मैंने क्या किया, 65,000 का लोन ले लिया, तो 65,000 का लोन अगर मैंने लिया तो एज पर सेक्शन 271D 65,000 की ही पेनल्टी मेरे ऊपर लग जाएगी। तो इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। अपनी किसी भी पार्टी अगर आपके जो भी क्लाइंट्स हैं या आप खुद भी अगर आप बिजनेसमैन हैं
तो किसी भी लोन को मत लीजिएगा मोर देन 20,000 को इन कैश। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन 271T की। टी क्या कहता है कि आप रीपेमेंट ऑफ लोन नहीं कर सकते। किसी भी लोन को अगर आप रीपे कर रहे हैं तो 20,000 से ज़्यादा किसी भी लोन या डिपॉजिट की रीपेमेंट आप नहीं कर पाएंगे इन कैश। अगर आपने इन कैश उसकी पेमेंट की तो आपके पास पेनल्टी जो है सेक्शन 271E में लग जाएगी। सेक्शन 271E के अंदर इसमें भी इक्वल अमाउंट की पेनल्टी लगेगी। फॉर एग्जांपल 65,000 का ही एग्जांपल लेंगे। 65,000 के हमने कोई भी रीपेमेंट कर दी लोन की इन कैश, तो वो 65,000 क्या होगा, हमारे पास पेनल्टी लग जाएगी। हाँ, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपका पहला 20,000 छोड़ दिया जाएगा और बाकी लेंगे, नहीं, कंप्लीट 65,000 की ही पेनल्टी आपके ऊपर लाई होनी है। एंड द लास्ट वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज सेक्शन 269ST। ST के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 269ST की हमारे पास 3 टर्म्स हैं। सबसे पहली टर्म की बात करेंगे कि कोई भी एक सिंगल पर्सन एक पर्टिकुलर डे में एक पर्टिकुलर पर्सन से एग्रीगेटली 2 लाख से ज़्यादा रुपए नहीं ले सकता। यानी कोई भी एक ए पर्सन है, ए पर्सन को मैंने बिल इशू किए 35 हज़ार के 10 बिल इशू किए, यानी 3.5 लाख के बिल मैंने उसको दिए। अब मुझे उससे 3.5 लाख रुपए लेने हैं, तो ऐसा उसने क्या किया, सिंगल डे में ही मुझे 3.5 लाख की पेमेंट कर दी। तो एज पर रूल क्या कहता है 269ST, इसमें ए पार्ट में क्या कहता है कि हम एक दिन में एक पर्टिकुलर पर्सन से एग्रीगेटली 2 लाख या उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। मैं अपना पिछला वर्ड करेक्ट करूंगी, 2 लाख से ज़्यादा वाला। हम 2 लाख या उससे ज़्यादा अमाउंट उससे नहीं ले सकते। हम कितनी ले सकते हैं, 1,99,999 रुपीज़। एग्जैक्टली 2 लाख रुपए लेना भी हमें अलाउड नहीं होगा इस केस में, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होगा, वो जो उसने 3.5 लाख रुपए दिए वो डिसअलाउड हो जाएंगे, उसके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। पेनल्टी कितनी लगेगी, एज पर सेक्शन 271DA, यहाँ भी इक्वल अमाउंट की पेनल्टी लग जाएगी, यानी 3.5 लाख की पेनल्टी। आप लोग खुद इमेजिन कर सकते हैं कि सेक्शन 269SS, T और ST अपने आप में महाभारत है। पेनल्टी यहाँ पर छोटी मोटी नहीं है, पेनल्टी यहाँ पर इक्वल अमाउंट की है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इन सेक्शंस का हमेशा। तो इसके अंदर उपाय क्या है इस चीज़ का, अगर हम इसके अंदर इसका उपाय करना भी चाहें तो आप एक काम कीजिए ना, 3.5 लाख की जो पेमेंट थी वो 2 टुकड़ों में ले लीजिए। उसने कहा है एग्रीगेटली आप सिंगल डे में नहीं ले सकते, तो आप उसको आधी आज लो आधी कर लो, पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके ले लो। 2 लाख से 1 रुपया कम आप दिखा सकते हो एक दिन में, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट वन, हम इसके बी पार्ट की बात करेंगे। बी पार्ट के अंदर आपको क्या बोला गया है कि आप एक सिंगल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड 2 लाख या उससे ज़्यादा पेमेंट रिसीव नहीं कर सकते। सिंगल ट्रांजैक्शन यानी मैंने सिंगल बिल ही अगर 3.5 लाख का काटा होता, तो एक ही बिल था मेरे पास, ठीक है, और वो एक ही बिल कितने का था, 3.5 लाख का। अब मैं लाइफ टाइम उस 3.5 लाख के बिल पर 2 लाख या उससे ज़्यादा कैश नहीं ले सकती। यानी लाइफ टाइम उस बिल के ऊपर 1,99,999 रुपीज़ ही मैं कैश में ले सकती हूँ। अदर अमाउंट मुझे बाय चेक या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से ही लेना पड़ेगा। और चेक भी कौन सा, अकाउंट पे ही चेक होना चाहिए, ठीक है जी। अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट और अदर ECL इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम जो भी हो गए। क्लियर है जी। चलिए, एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज, ये हमारे पास क्या कहता है, ये कहता है कि कोई भी सिंगल इवेंट या सिंगल ओकेजन से रिलेटेड आप 2 लाख और मोर मनी रिसीव नहीं कर सकते। सिंगल इवेंट जैसे कि कोई शादी है या एक बिल्डिंग आप बना रहे हैं, ठीक है जी। तो अगर हम एक शादी की बात करें कि शादी का ओकेज़न है, तो आपने डेकोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट भी आपने ले लिया, कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी आपने ले लिया, टेंट का कॉन्ट्रैक्ट भी आपने ले लिया। तो अलग अलग जो इनके बिल्स थे, वो जैसे कोई बिल था 1 लाख का, दूसरा बिल था 1,20,000 का, तीसरा बिल था 80,000 का। तो तीनों बिल्स की अलग अलग अमाउंट कितनी थी, ऑब्वियसली 2-2 लाख से कम थी, लेकिन तीनों का एग्रीगेट कितना बन गया हमारे पास, 3 लाख बन गया, जो कि 2 लाख से ज़्यादा है। तीनों का एग्रीगेट 3 लाख बन गया। आपने क्या कर दिया, 2 लाख से ज़्यादा ले लिए, 3 लाख इकट्ठे ले लिए, या 3 लाख 2 टुकड़ों में ले लिए, 1,50,000 आज ली, 1,50,000 कर लिए। तो ये दोनों ही चीज़ें अलाउड नहीं होंगी। वो कह रहे हैं कि
इवेंट तो एक अकेला था ना, आपने इवेंट एक अकेला था, उसके पार्ट्स करके अलग अलग बिल दिखा दिए छोटे छोटे, और आपने क्या किया, उससे रिलेटेड जो पेमेंट थी 2 लाख या उससे ज़्यादा कैश में ले ली, तो इसके अंदर भी आपके पास पेनल्टी लग जाएगी एज पर सेक्शन 271DA। यानी कि आप उसको टुकड़ों में भी डिवाइड नहीं कर सकते, अपने उस कॉन्ट्रैक्ट को, अपने उस इवेंट को, अपने उस ओकेज़न को। 3 चीज़ें हमारे पास आई इसके अंदर सेक्शन 269ST में। सबसे पहले पर्टिकुलर डे में एग्रीगेटली एक सिंगल पर्सन से 2 लाख या उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। दूसरा हमारे पास इसके अंदर क्या आया, एक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड 2 लाख या उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। तीसरा इसके अंदर हमारे पास क्या आ गया कि किसी भी एक सिंगल इवेंट या सिंगल ओकेजन से रिलेटेड आप 2 लाख से ज़्यादा नहीं लेंगे। दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की कि अपनी एक सिंगल वीडियो के अंदर कैश से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शंस को कवर कर सकूं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको किसी ऐसे टॉपिक पर वीडियो की नीड है जो आपको चाहिए तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपका जो सुझाया गया टॉपिक है उसके ऊपर आपको जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड करूँ। थैंक यू।